आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो सभी ITI के छात्रों के लिए या सभी स्किल देने वाले छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या का विषय बना रहता है। अब दिक्कत ये होती है क्या कि प्रैक्टिकल जिस टाइम पे आपका स्किल टेस्ट होता है या कॉलेज का प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल को जो है लिखना भी होता है प्लस परफॉर्म भी करना होता है। परफॉर्म तो हर कोई बता देता है कि इस तरीके से करना है, पर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि बच्चे को ये नहीं पता होता कि मुझे क्या लिखना है इसके अंदर। तो आज इसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। मेरे कई सारे जो सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे व्यूअर हैं उन्होंने मुझसे पूछा है, तो आज इसीलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से लिखना है। देखिए, प्रैक्टिकल में आपको सबसे पहले एक एम दिया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, ओम का नियम है, उसको आपको सत्यापित करना है। ठीक है। अब ये चीज़ आप अपनी कॉपी पे सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। क्या कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, एम है या उद्देश्य है कि हमें क्या करना है, ओम के नियम को सत्यापित करना है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। देखो, ओम का नियम सबने पढ़ा हुआ है, सब जानते हैं ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी DC परिपथ में यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, ठीक, तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। सभी जानते हैं इस ओम के नियम को। ठीक है। अब देखो, हमें ये ओम का नियम जो है सत्यापित करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल भी करना है और वैसे भी करना है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जैसे ओम का नियम भी बता रहा है कि किसी DC परिपथ में, यानी कि एक DC सोर्स भी चाहिएगा हमें। ठीक है, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना रहूं, यानी कि कोई हमें कंडक्टर भी चाहिएगा या रेजिस्टेंस भी चाहिएगा जिसकी भौतिक अवस्थाएं हम समान रखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या कहता है ओम का नियम कि उसमें बहने वाली धारा, यानी कि करंट आएगी कहीं ना कहीं पे। तो करंट के लिए आपको एक एमीटर भी चाहिएगा, उसके द्वारा लगाए गए, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यानी कि वोल्टेज भी चाहिएगी, वोल्ट मीटर, सॉरी। तो अब हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले टूल्स एंड इक्विपमेंट लिख लिया आपने। इसमें क्या करना है, आपको देखो, आपको एग्जामिनर के ऊपर इम्प्रेशन बनाना है, तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको टेबल के माध्यम से बना करके बताओगे। जिस तरीके से मैं आपको अभी बना करके दिखाऊंगा किस तरीके से हमें टेबल बनानी है। ठीक है, किस किस तरीके से टेबल के अंदर क्या क्या रखना है। देखो, हमने ये टेबल बन के क्या परफॉर्मेंस तैयार कर लिया। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे अपना सीरियल नंबर। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आएगा, क्रमांक संख्या। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है आपका आएगा नेम ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। ठीक, तीसरे नंबर पर आपका क्या आएगा, उसकी रेटिंग, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसकी रेटिंग कितनी है। ठीक, फिर उसके बाद में आपको आएगी मात्रा, कितनी मात्रा आपको किसी भी इक्विपमेंट की चाहिए। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको बना करके दिखाता हूँ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा, उसके बाद नेम ऑफ टूल्स या फिर इक्विपमेंट। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या लिखा, रेटिंग। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा, रेटिंग, और उसके बाद में क्वांटिटी, कितनी मात्रा चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले नंबर पे क्या आएगा, मैंने आपको पहले बताया था ओम के नियम में क्या होता है। पहले नंबर पे कि किसी भी DC परिपथ पे लागू होता है, तो हमें DC सप्लाई चाहिएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, DC सप्लाई। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, हम ज़्यादा बड़ी तो लेंगे नहीं, तो 0 से हम 12 वोल्ट की लेंगे और वो भी वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्यों लेंगे, क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या होगा, हमें चाहिए कितनी, एक। अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या है, देखो ओम के नियम में क्या बताता कि बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, तो यानी कि वोल्टेज वेरी करोगे। ठीक है, और करंट भी वेरी होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने लिखा एमीटर। एमीटर की रेंज लिखो आप 0 to 5 मिली एम्पियर। ठीक है, कितने चाहिए आपको, एक चाहिए।
ठीक। अब हमने क्या लिया, डीसी सप्लाई लिख लिया, उसके बाद में एमीटर लिख लिया। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे लिखेंगे हम वोल्ट मीटर। देखो क्योंकि वोल्टेज भी आएगी तो वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर चाहिए चाहिए। ठीक है, इसकी भी रेंज लिख लेते हैं। देखो सप्लाई आपने 0 से 12 की ली है, ठीक है, तो हमें 0 से 12 का ही वोल्ट मीटर लेना पड़ेगा। कितना चाहिए, एक। ठीक है, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें एक एक चाहिए। अब नॉर्मल सी बात है भैया, जब इन सब के हमें कनेक्शन बनाने हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वायर। जब हमें डीसी सप्लाई मिल गई, एमीटर मिल गया, वोल्ट मीटर मिल गया, तो अब हमें क्या, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, वायर की। ठीक है, तो चौथे नंबर पे आप क्या लिखोगे, वायर्स। ठीक है, इसमें आपने एमीटर लिख दिया, वोल्ट मीटर लिख दिया है, अब डीसी सप्लाई भी लिख दिया है। अब हमें जो मेन चीज़ चाहिए, देखो कनेक्शन करने के लिए हमें तार जरूर चाहिए, तो चौथे नंबर पे हम क्या लिखेंगे, वायर्स, कि हमें भाई तार भी चाहिए। ठीक है, ये देखो मैंने चौथे नंबर पे लिख दिया वायर्स। ठीक, कितनी चाहिएगी, 0.75 से लेकर के 0.75 से लेकर के 1 mm। देखो वायर का साइज जो होता है mm में होता है, तो हमने क्या किया, 0.75 से लेकर 1 mm लिख दिया। कितनी चाहिए, एज रिक्वायर्ड, जितनी हमें आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार। ऐसे नहीं कि मतलब ज़्यादा लेके बैठ गए ना, हमने क्या लिखा, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उतनी आवश्यकता अनुसार लिख दिया हमने। ठीक है, अब आवश्यकता अनुसार लिख दिया। अब देखो वायर आई है तो वायर स्टीपर भी आएगा, तार नॉर्मल सी बात है, वायर्स आई हैं तो भैया वायर कटेगी भी, छीलेगी भी, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, वायर स्टीपर। ठीक है, इसका साइज जो होता है 150 से 200 के बीच में होता है, तो हमने क्या लिखा, 150 mm, छोटे वाला चाहिए हमें, बड़ा नहीं चाहिए। चाहिए कितना, एक। ठीक है, उसके बाद में देखो प्लायर भी चाहिएगा, जब वायर छिलेगी तो तार हमारे हाथ में लग सकता है, इसलिए हमें क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन प्लायर बोल सकते हैं, प्लायर बोल सकते हो। ठीक है, ये भी 150 mm का ले लेना। ठीक है, 150 mm का ले लिया, कितने चाहिए, एक। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, वायर आ गई, प्लायर आ गया, तो नॉर्मल सी बात है भैया, वायर छिलेगी भी, सब कुछ होगा, तो टेप भी चाहिए हमें, तो यहाँ पे आप लिखोगे पीवीसी टेप। ठीक है, कितनी चाहिएगी, ये भी हम लिखेंगे एज रिक्वायर्ड, जितनी हमें आवश्यकता है, हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, जितनी हमें आवश्यकता है हम एज रिक्वायर्ड के हिसाब से लिखेंगे कि हमें इतनी चाहिएगी भाई। अब जब ये सारी चीज़ें लिख ली, हमें कोई चीज़ टेस्ट भी करनी पड़ सकती है, वोल्ट मीटर, एमीटर, कुछ भी चीज़ है हमारा, अगर 1% ख़राब हो जाता है तो क्या होगा, हमें दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम 8वें नंबर पे क्या लिख के चलेंगे, मल्टीमीटर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 8वें नंबर पे, मल्टीमीटर। यहाँ मैंने लिख दिया, देखो ये लिखा मैंने, मल्टीमीटर। ठीक है, ये भी हमें कितना चाहिए, एक। अब चलो भैया, हमारी टेबल भी बन गई, जो हमारा सामान था, जो जो हमें चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो सारा का सारा हमने लिख लिया है। अब उसके बाद में आप क्या लिखोगे, उसके बाद में हमें, देखो अगर कहीं पे प्रिंसिपल अवेलेबल है तो आप प्रिंसिपल लिखोगे, जिस तरीके से ओम का नियम कर रहे हैं तो इसके अंदर प्रिंसिपल आता है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल। अगर कहीं पे प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मान लो आप ट्यूबलाइट का कनेक्शन कर रहे हो, कुछ भी कनेक्शन कर रहे हो, तो उसमें आपका कोई भी नियम नहीं चलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम सीधा सीधा जो भी हमें इक्विपमेंट चाहिए है, ठीक है, वो लिखा, उसके बाद में, ठीक है, आप सीधा सीधा थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब मैंने भी आपको जो जितने भी हैं ये सब बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको चाहिए, प्लायर चाहिए, वायर, पीवीसी टेप चाहिए, मल्टीमीटर चाहिए, किस लिए चाहिए, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इन सब को करने के बाद में, अब कहीं पे अगर मैंने आपको वही चीज़ बताई, कहीं पे अगर प्रिंसिपल है तो पहले आप लिखोगे प्रिंसिपल। ठीक है, वही मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, यहाँ पे मैंने लिखा सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया प्रिंसिपल। अब देखो प्रिंसिपल में क्या करना है आपको, प्रिंसिपल में आपको जो भी आपका सिद्धांत है, ठीक है, वो लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे ओम का नियम का लिख दिया, यदि किसी डीसी परिपथ में किसी चालक की भौतिक अवस्था है, ताप, दाब, आयतन आदि को नियत रखा जाए तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है। मैंने जो कहती हूँ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जो कहती हूँ जैसा थ्योरी कहती है वो ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इतना काम मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो इसके अंदर एक फॉर्मूला आता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है क्या, कि जैसे मैं अगर इसको दोबारा से पढ़ के सुनाता हूँ आपको,
यदि किसी डीसी परिपथ में चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसमें लगाई गई बहने वाली धारा वो लगाए गए विभवांतर के समानुपातिक, यानी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। अब उसके बाद में देखो आप क्या करोगे, सर्किट डायग्राम बनाओगे। जैसे कि सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है। हमने क्या किया, 12 वोल्ट की वेरिएबल डीसी सप्लाई ले ली। उसके बाद में हमने क्या किया, इस 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, इसी डीसी 12 वोल्ट की सप्लाई के सीरीज में एक एमीटर लगा दिया। और उसके बाद में जो मेरा कंडक्टर चालक होता है वो लगा दिया और सर्किट को कर दिया पूरा क्लोज। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि हमने क्या किया, 12 वोल्ट की सप्लाई लगाई है वेरिएबल, फिर एमीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया और कंडक्टर लगा दिया। ये हमारा सर्किट बन करके तैयार हो गया। ठीक है। अब जैसा कि देखो ये हमने वेरिएबल इसलिए ली थी क्योंकि इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर वी वैरी करोगे तो आई भी वैरी होगा। ठीक है, इसीलिए हमने 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो वेरिएबल ली है। ठीक है, क्योंकि हमें वोल्टेज को घटाना बढ़ाना है, तभी हमारी रीडिंग आएगी एमीटर में घटती बढ़ती हुई। ठीक है, ये हमने काम कर लिया। अब इसके बाद में हमारा क्या काम है, इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है बहुत अच्छा सा। यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो डीसी भूल गया था मैं लिखना, तो मैंने डीसी भी लिख दिया और साथ में इसकी मैंने पोलरिटी भी दिखा देते हैं। ये देखिए हम पोलरिटी भी दिखा दे रहे हैं इसकी। यहाँ पे हम प्लस और माइनस भी बना देते हैं। ये मैंने प्लस बना दिया, मैंने माइनस बना दिया कि जिससे पता लग जाए कि ये डीसी वाली वेरिएबल सप्लाई है। ठीक है, वोल्ट मीटर भी हमारा है डीसी वाला होगा, एमीटर भी हमारा डीसी वाला होगा और कंडक्टर हमारा तो दोनों पे काम करता है, एसी डीसी पर। तो कंडक्टर कैसा भी ले सकते हो आप। कंडक्टर की जगह में रेजिस्टेंस लेंगे। अब इसके बाद में हमें क्या बनाना है, ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिकल करते हो तो उसकी कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी, तो उस रीडिंग को दिखाने के लिए हमने क्या बनाया, ऑब्जर्वेशन टेबल बना दिया यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले वो लिखा क्रम संख्या, दूसरे में लिखा वोल्टेज की रीडिंग, उसके बाद करंट की रीडिंग, उसके बाद में जो उनका रिजल्ट आया उसकी रीडिंग। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब एक्चुअल में जो रीडिंग आएगी उसके बारे में देख लेंगे। ये ओम का नियम क्या कहता है कि वोल्टेज वैरी करोगे तो करंट भी वैरी होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, वोल्टेज वैरी करोगे तो करंट भी वैरी होगा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे वोल्टेज की सॉरी तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज की रीडिंग को लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, हमने पहले नंबर पे लिखा कि माना हमने 3 वोल्ट रखा और उस टाइम पे जो करंट की रीडिंग आई है वो 0.5 आई है, ये 0.5 मिली एम्पियर आएगी। ठीक है, मिली एम्पियर। उसके बाद में इसका रिजल्ट निकाल देंगे आप। रिजल्ट कैसे निकालोगे, वी अपॉन आई। ठीक है, वी अपॉन आई 0.5, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे और इसे डिवाइड कर देंगे, 5 छः 30, 6 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। अब मान लो दूसरी रीडिंग हमने क्या किया, वोल्ट मीटर जो वेरिएबल सप्लाई थी उसको हमने 6 वोल्ट पे किया, सॉरी 9 वोल्ट पे नहीं, सॉरी 6 वोल्ट पे, इसको हमने 6 वोल्ट पे कर दिया। ठीक है, उस टाइम मान लो इसकी रीडिंग 1 आई, 1 मिली एम्पियर। तो हमने क्या किया, फिर वही कैलकुलेशन की, क्या 6/1 इज इक्वल टू 6 ओम, यहाँ पे भी कांस्टेंट आ गया। उसके बाद तीसरी रीडिंग लिखो कि हमने इसको किस पे किया, 9 वोल्ट पे, 9 वोल्ट पे कर दिया। मान लो इस टाइम पे इसकी रीडिंग आई 1.5। ठीक है, 3 पे कर दिया, 6 पे कर दिया, 9 पे कर दिया। ठीक है, अब इस पे जो रीडिंग आई इसकी 1.5 आई। फिर से वही करेंगे, 9/1.5। ठीक है, 9/1.5, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 15 छिका 90, 6 ओम के आसपास यहाँ पे आ गई। ठीक है, फिर चौथी रीडिंग लेंगे कि 12 पे, 12 वोल्ट पे हमने वेरिएबल सप्लाई को कर दिया है और उसके बाद 2 मिली एम्पियर करंट आ गई। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसकी रीडिंग निकालेंगे तो 12/2 इक्वल टू 6। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं क्लियर कि भैया हर जगह जो रिजल्ट हमारा लगभग 6 ओम के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, वही चीज़ हमने प्रूफ कर दी है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को वेरी कर रहे हो, 3 किया, 6 किया, 9 किया, 12 किया, तो साथ साथ करंट की वैल्यू 0.5, 1, 1.5 और 2 हो गई। ठीक है, जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो क्या हुआ, सीधा सीधा रिजल्ट हमारा 6 ओम आ गया। अब उसके बाद लिखना है आपको रिजल्ट, सब पे 6 ओम आ गई। अब यहाँ पे लिखोगे रिजल्ट, रिजल्ट में क्या लिखोगे, सफलतापूर्वक, सफलतापूर्वक ओम के नियम को सत्यापित किया। ठीक है, ये आपको लिखना है रिजल्ट के अंदर। ठीक है, देखो वही लिखा मैंने, सफलतापूर्वक ओम के नियम को सत्यापित किया, यही मैंने लिख दिया। ठीक है,
यहाँ पे हमारा 80% काम कंप्लीट हो चुका। अब बस इसके बाद में हमें क्या लिखना है, देखो जो भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो उसमें कुछ ना कुछ सावधानियाँ बरतते होगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सावधानियाँ। ठीक है, अब सावधानी में क्या लिखे समझ नहीं आता। ठीक है, तो सावधानी में पहले पॉइंट पे लिखो, जब तक कनेक्शन पूर्ण ना हो। ठीक है, जब तक कनेक्शन कंप्लीट ना हो, यानी कि सर्किट कंप्लीट ना हो, तब तक आप सप्लाई को चालू नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर सप्लाई कब चालू की जाएगी, जब आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ऑन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या सावधानी हो सकती है। दूसरे नंबर पे आप लिखोगे कि जितने भी कनेक्शन है, जितने भी तार हैं, वो सारे सही से कसे होने चाहिए। सभी तारें सही से अच्छी तरह से कसी होनी चाहिए, यानी कि कनेक्शन कोई भी ढीला ना हो। ठीक है, दूसरी प्रिकॉशन ये लिख दिया आपने। तीसरे टिक पे क्या लिखनी है आपको, तीसरे पे लिखना है आपको वोल्ट मीटर, वो रीडिंग सावधानी। देखो भैया, रीडिंग आप लेते हैं तो रीडिंग बहुत सावधानी पूर्वक लेनी है। रीडिंग जो है आपको सावधानी से लेनी है। ठीक है, गलती नहीं करनी है रीडिंग लेने में। ठीक है, ना ही जल्दबाजी करनी है। ठीक है, तो रीडिंग बहुत सावधानी से लेनी है। अब चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर और एमीटर और वह वोल्ट मीटर को सही जगह लगाएंगे। ये नहीं कि आपने क्या किया गलती से, एमीटर को तो लगा दिया वोल्ट मीटर की जगह और वोल्ट मीटर को लगा दिया एमीटर की जगह से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा सर्किट है वो हमें सही रीडिंग नहीं देगा, तो हमें गड़बड़ हो जाएगी हमारी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन सावधानियों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल था। अभी एक समस्या और आती है बच्चों के सामने कि सर डायग्राम किधर बनाया जाए, ठीक है, और ये किधर बनाया जाए। तो पहले एक काम करते हैं, इसको फटाफट रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट और ओम दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट दिया जाएगा आपको एम, वो आपने लिख लिया। उसके बाद आवश्यक सामग्री लिख ली। ठीक है, आवश्यक सामग्री क्या क्या होगी वो अपने दिमाग से सोचना है, कॉमन सेंस लगा करके। ठीक है, उसके बाद यदि प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल लिखोगे, प्रिंसिपल हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद में जो फॉर्मूला है फॉर्मूला लिखोगे। उसके बाद सर्किट डायग्राम बनाओगे, अच्छा सा बनाना है, बढ़िया सा सुंदर सा डायग्राम। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है आपको, सीधा सीधा रिजल्ट लिख देना है। रिजल्ट लिखने के बाद थोड़ी बहुत सावधानियाँ भी ज़रूर लिखनी है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, लैंग्वेज के आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा ये हमारी कॉपी होती है, इस कॉपी में एक साइड लाइनिंग होती है और एक साइड ब्लैंक पेपर होता है। तो देखो एम आपको यहाँ पे लिखना है, एम आपने यहाँ पे लिखा। उसके बाद में जितने भी एपरेटस है, जितने भी आपको उपकरण चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ पे बनाओगे। ठीक है, उसके बाद में प्रिंसिपल सिद्धांत वो यहाँ पे लिख दोगे आप। उसके बाद में जो रिज़ल्ट है वो लिख दोगे। ठीक है, रिज़ल्ट लिखने के बाद में सावधानियाँ, जितनी भी प्रिकॉशंस हैं या सावधानियाँ हैं वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, तो अब राइट वाले पेज पे क्या करना है, इस वाले पे आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, डायग्राम बना दिया, जहाँ पे एम लिखा है उसके ठीक सामने डायग्राम बनाना है, ये नहीं कि ख़त्म होने के बाद लिख रहे हो आप, बना रहे हो डायग्राम। फिर उसके बाद में आपको ऑब्जर्वेशन टेबल लिखनी है, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है तो वो भी आपको यहीं पे लिखनी है, और ये लिखनी है पेंसिल से। ठीक है, ये आपको किससे लिखनी है, पेंसिल से। उसके बाद में जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो आप सारी की सारी इसी पेज पे करोगे। ठीक है, वो भी किससे करोगे, पेंसिल से। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि आपको राइट हैंड साइड पेज पे क्या लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड पेज पे क्या लिखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रैक्टिकल को किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब ये हमारे सामने इस तरीके से जो है कॉपी होती है, कॉपी में हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब यही चीज़ें, जो भी चीज़ आपने लिखी है, यही चीज़ आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है, जिस तरीके से आपने डायग्राम बनाया उसी तरीके से क्या करना है, सारे कनेक्शन वनेक्शन करने हैं। उसके बाद में सप्लाई को इसी तरीके से जिस तरह चलाना है चला देंगे। ठीक है, उसके बाद में बहुत सावधानी से रीडिंग लेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी।